तो यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का ये आपको पार्ट 9 का के अंतर्गत अध्याय 14 जो समाजवादी चिंतन है, सोशलिस्ट थॉट है, उनके बारे में देखते हैं। तो ये उनका आपको समान परिचय शुरू करते हैं। आधुनिक देखिए आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की समाजवादी धारा सोशलिस्ट स्ट्रीम समाजवाद समाजवाद सोशलिज्म के विचार से प्रेरित है। समाजवाद शब्द राजनीति के एक सिद्धांत एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स के घोतक है। यह आर्थिक संगठन की एक विधा एक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का संकेत भी देता है। राजनीति के सिद्धांत के राजनीति के एक सिद्धांत के रूप में समाजवाद सामाजिक उत्थान सामाजिक उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन के सामाजिक स्वामित्व सोशल ऑनरशिप का समर्थन करता है, ताकि समाज के सभी स्वस्थ व्यक्तियों को उनके लिए उपयुक्त उत्पादक कार्यों में लगाया जा सके और सामाजिक उत्पादन के सब साधनों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजित किया जा सके। आर्थिक संगठन की एक विधा के रूप में समाजवाद औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एक ऐसी प्रणाली का अनुमोदन करता है जिसमें सामाजिक उत्पादन के साधन भूमि, भवन, खनिज स्रोत, वन संपदा, संयंत्र और पूंजी वितरण और विनिमय की व्यवस्था सामाजिक स्वामित्व एवं नियंत्रण सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल में रखी जाती है। और आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। सामाजिक आवश्यकताओं का आकलन एस्टिमेशन समुदाय की संगठन शक्ति अर्थात सरकार के द्वारा किया जाता है, जो एक निश्चित समय सारणी टाइम फ्रेम के अनुरूप इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधन देखिए नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स को सही जगह नियोजित करती है। समाजवादी कार्यक्रम की इस पक्ष को इस समाजवादी कार्यक्रम की इस पक्ष को योजना योजना निर्माण प्लानिंग की संज्ञा दी जाती है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि समस्त साधनों का उपयोग पूरी कुशलता से होनी चाहिए। निजी उद्यमों प्राइवेट एंटरप्राइजेज के अंतर्गत अधिकतम लाभ के लालच के अधिकतम लाभ के लालच में ग्राहकों की कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ावा देकर जिस तरह मूल्यवान संसाधनों का वेस्टेज किया जाता है, समाजवाद के अंतर्गत उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, समाजवाद का मुख्य सरोकार समाज में कामगार वर्किंग क्लास के हितों इंटरेस्ट की रक्षा करने से है। समाजवाद का विचार मार्क्सिज्म की मान्यताओं के साथ निकट जुड़ा है। मार्क्सवाद के अनुसार सभ्यता के आरंभ से ही समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों धनवान और निर्धन वर्गों हैव्स एंड हैव्स नॉट में बढ़ जाता है। धनवान वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। निर्धन वर्ग अपने श्रम के बल पर आजीविका अर्जित करने को विवश होता है। इन परस्पर विरोधी वर्गों का संघर्ष या वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल अब तक के समाज के इतिहास की कुंजी। आधुनिक युग में समाजवाद का उदय इसी वर्ग के संघर्ष का परिणाम है। मार्क्सवादी शब्दावली में समाजवाद उस आर्थिक प्रणाली का संकेत देता है जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म को धराशायी करने में तत्काल स्थापित की जाती है। पूंजीवाद के अंतर्गत सामाजिक उत्थान वितरण और विनिमय के साधन निजी उद्यमों प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के स्वामित्व में रहने दिए जाते हैं। बड़े उद्योगों में काम करने के लिए ढेर सारे कामगार या मजदूर ब्याज दर मार्केट रेट से जुड़ी मजदूरी वेज पर रखे जाते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना होता है। कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों के अनुसार पूंजीवाद की मुख्य विशेषता कामगारों की संख्या कामगारों का आर्थिक शोषण एक्सप्लॉयटेशन है। देखिए, कार्ल मार्क्स जीवन का आपको क्या है कि 1888 तो कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों के अनुसार पूंजीवाद की मुख्य विशेषता कामगारों का आर्थिक शोषण एक्सप्लॉयटेशन है। पूंजीपति बाजार में कामगारों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का फायदा उठाकर उन्हें केवल निर्वाह मजदूरी सब्सिस्टेंस वेज देता है, जो उनसे उनकी पूरी क्षमता के अनुसार काम कराता है और इस तरह अपना मुनाफा बढ़ाता चला जाता है। जब कामगार पूंजीपतियों के इस अत्याचार के प्रति सजग होते हैं और अपने संभावित संगठन की शक्ति को पहचानते हैं, तब वे पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति रिवॉल्यूशन करके समाजवाद की स्थापना करते हैं। इस अवस्था में सामाजिक उत्पादन वितरण और विनिमय के साधन सार्वजनिक स्वामित्व पब्लिक ऑनरशिप में रख दिए जाते हैं। श्रम लेवल प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति का अनिवार्य कंपल्सरी कर दिया जाता है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उत्पादन की क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाकर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जा सके। चूँकि समाजवाद की अवस्था में सब व्यक्तियों की सब आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता, इसलिए लोगों के अधिकार के सूत्र को निर्धारित किया जाता है कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार हर एक को अपने कार्य के अनुसार फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच
टू टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। आगे चलकर जब उत्पादन की शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी और सबकी आवश्यकता पूरी करना संभव हो जाएगा, तब साम्यवाद कम्युनिज्म का उदय होगा। तब लोगों के अधिकार इस सूत्र में से निर्धारित होंगे, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, और फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यूरोप के देखिए, यूरोप के समाजवाद, यहाँ देखिए जो आपको कहा, यूरोप के समाजवादी तरफ भारत के समाजवादी विचारकों का मुख्य सरोकार निर्धन कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास की तो रक्षा से था। वे सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उत्पादन के प्रमुख साधनों, मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सामाजिक स्वामित्व और सोशल ओनरशिप स्थापित करने के पक्ष में थे। यह बात ध्यान देने की है कि देखिए, यह बात ध्यान देने की है कि समाजवादी सिद्धांत भौतिकवादी मेटेरियलिस्ट होते हैं। उन्हें आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज के प्रति विशेष आस्था नहीं होती है। भारत के कुछ समाजवादी विचारकों के मन में आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव भी रहा है, परंतु समाजवादियों के नाते उन वंचित वर्गों के भौतिक कल्याण, मेटेरियल वेलफेयर के लक्ष्य को सबसे आगे रखा। आधुनिक भारत के समाजवादी विचारकों में आपको आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम अग्रगण्य है। इनके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू को भी समाजवाद में अधिक आस्था थी, परंतु नेहरू की सामाजिक दृष्टि अत्यंत विशाल थी। उनके उनके उदार चिंतन को किसी एक धारा के साथ जोड़कर देखना उपयुक्त नहीं होगा। अब क्या नरेंद्र देव, क्या आपको आचार्य नरेंद्र देव का जीवन 1889 से 1956 ईस्वी तक रहा। आचार्य नरेंद्र देव आधुनिक भारत के ऐसे विचारक थे जो भारतीय समाजवाद, इंडियन सोशलिज्म के अग्रदूत के रूप में विख्यात। उन्होंने मार्क्स के भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल और वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, महात्मा गांधी नैतिकवाद, मॉरलिज्म और अहिंसा, नॉन वायलेंस के आदर्श को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े समाजवाद विरोधी संघर्ष, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के साथ मिलकर भारतीय समाजवाद के रूप में विकसित किया। अब देखिए, आप वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद वह सिद्धांत है जो ऐतिहासिक विश्लेषण से प्राप्त वैज्ञानिक नियमों, साइंटिफिक लॉज के आधार पर समाजवाद की स्थापना की आशा करते हैं। इस मार्क्स 1818 से 1883 और एंगल्स 1820 1855 इस सिद्धांत के प्रमुख नायक हैं। वे यह मानते थे कि ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं भौतिक परिस्थितियों मेटेरियल कंडीशन में निहित अंत विरोध कंट्राडिक्शन की देन है, जो मानव समाज को अनिवार्य समाजवाद के लक्ष्यों की ओर ले जाती है। देखिए, जहाँ स्वपनदर्शी समाजवाद, यूटोपियन सोशलिज्म समाजवाद को नैतिक चयन, मोरल चॉइस का विषय समझता है, वहाँ वैज्ञानिक समाजवाद इसे ऐतिहासिक विकास का अनिवार्य परिणाम मानता है। इस सिद्धांत का दावा है कि पूंजीपतियों को समझा बुझाकर समाजवाद स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु कामगार वर्गों की संगठित शक्ति के हाथों में पूंजीवाद का पतन और उसकी जगह समाजवाद की स्थापना अवश्यभावी है। हालांकि समाजवाद का नैतिक आधार देखिए, यहाँ पर क्या मोरल फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म देखिए। और आचार्य नरेंद्र देव ने अपनी प्रसिद्ध कृति सोशलिज्म एंड द नेशनल डिवोल्यूशन, समाज और राष्ट्रीय क्रांति 1936 के अंतर्गत मार्क्स के भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म का पुनः विवेचन करते हुए लिखा है कि मार्क्स ने जड़, मैटर और चेतन, माइंड के सापेक्ष महत्व पर कभी भी विचार नहीं किया। नरेंद्र देव के अनुसार ये दोनों एक जितने महत्वपूर्ण मार्क्सवाद की इस नई व्याख्या का अभिप्राय यह था कि मनुष्य के जीवन जगत या भौतिक जगत, मेटेरियल वर्ल्ड और चेतन जगत या आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों का बराबर महत्व। मनुष्य इनमें से किसी एक से नाता तोड़कर अपना उद्धार नहीं कर सकता। इस तरह नरेंद्र देव ने चिरसम्मत मार्क्सवाद, क्लासिकल मार्क्सिज्म में परिचित शुद्ध भौतिकवाद का खंडन किया, जो भौतिक जगत को आहार बेस मानते हुए चेतना, कंसाइसनेस को केवल अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर की कोटि में रखता है, और यह दावा करता है कि इसका अस्तित्व और चरित्र पूरी तरह आपको आधार के अस्तित्व और चरित्र से निर्धारित होता है। दूसरी ओर उन्होंने महात्मा गांधी के इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया कि मनुष्य केवल चेतना के सहारे आत्मकल्याण के लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। नरेंद्र देव के अनुसार कि मनुष्य अपनी चेतना को चाहे जितना उन्नत कर ले, उसका जीवन भौतिक जगत की परिस्थितियों पर आश्रित है। यदि ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो मनुष्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम या मुक्ति, इमेंसिपेशन अधूरी रहेगी। भौतिक जगत की स्थितियां अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जुड़ी होती है। मनुष्य की चेतना अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, परंतु अर्थव्यवस्था भी उसकी चेतना को प्रभावित करती है। विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बड़े से बड़ा तपस्वी भी अपने मन पर स्वयं नहीं रख सकता। अब आधार और देखिए क्या कि
यहाँ पे आपको देखिए क्या कि नरेंद्र देव के अनुसार, देखिए नरेंद्र देव के अनुसार नरेंद्र देव के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता एक नैतिक संकल्प मोरल कॉन्सेप्ट है, और वह तभी सार्थक हो सकता है जब सारे मनुष्य आर्थिक दृष्टि से समान हो। दूसरे शब्दों में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी नैतिक नैतिक व्यवस्था की आवश्यक शर्त है। समाजवाद इंपीरियलिज्म और पूंजीवाद कैपिटलिज्म दोनों ही मानव स्वतंत्रता के दोनों ही मानव स्वतंत्रता का विनाश करेगा। समाजवाद एक देश के लोगों को सीधे ही दूसरे देश का प्रभुत्व डोमिनेशन स्थापित करके उन्हें पराधीन बना देता है, परंतु पूंजीवाद एक ही देश के भीतर एक वर्ग क्लास पर दूसरे वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करके उसे स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। वैसे सामंत और फ्यूडलिज्म या समाजवाद की तुलना में पूंजीवाद ही वर्ण अर्थात सामंतवाद के अंतर्गत किसानों को ये आज़ादी नहीं होती कि वह जिस जगह काम करता है उसे छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ भी पूंजीवाद सब सारा मासेस को केवल भावात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। उन्हें यथार्थ स्वतंत्रता केवल समाजवाद के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है। अतः समाजवाद नैतिक व्यवस्था का पर्याय है। देखिए आप आधार और अधिरचना देखिए, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर बोलते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत भवन निर्माण का दृष्टांत देते हुए मान्यता रखी गई कि समाज के में परिचित उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन उसकी नींव या आधार की तरह है। उसकी नींव आधार की तरह जिस पर कानूनी और राजनीतिक ढांचा, धर्म, नैतिक आदर्श और सामाजिक प्रथाएं इत्यादि ऊपरी ढांचे या अधिरचना की तरह खड़े किए जाते हैं। सामाजिक विकास के दौरान उत्पादन प्रणाली आधार में जो परिवर्तन होते हैं उनके साथ अधिरचना के सब हिस्सों में उनके अनुरूप परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। अब कि वर्ग संघर्ष हो, देखिए यहाँ पर क्या वर्ग संघर्ष और नवजीवन आंदोलन देखिए, वर्ग संघर्ष और नवजीवन आंदोलन देखिए यहाँ पर क्लास स्ट्रगल एंड द न्यू लाइफ मूवमेंट देखिए। आचार्य देखिए यहाँ पर क्या आचार्य नरेंद्र देव ने महात्मा गांधी के वर्ग सौहार्द क्लास कोऑपरेशन के सिद्धांत से मतभेद प्रकट करते हुए मार्क्स के वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट के सिद्धांत का समर्थन किया। परंतु उन्होंने भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में क्रांतिकारी वर्ग रिवोल्यूशनरी क्लास के चरित्र की नई परिभाषा प्रस्तुत की। मार्क्सवादी चिंतन का अनुसरण करते हुए उन्होंने यह तर्क दिया कि सारा मानव इतिहास परस्पर विरोधी वर्गों के निरंतर संघर्ष के कारण जो वर्ग अपने समय की समाज स्थिति में परिवर्तन आना चाहता है वह वर्ग संघर्ष में विजय प्राप्त करके भौतिक परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। शर्त यह है कि देखिए यहाँ पर शर्त यह है कि वह संख्या की दृष्टि से विरोधी वर्ग की तुलना में सुदृढ़ हो। नई समाज स्थिति विशाल जन समुदाय के नैतिक बोध मोरल सेंस के अनुरूप प्रतीत होती है। अतः वह सामाजिक नैतिकता का मानदंड बन जाती है। इस तरह नरेंद्र देव ने नैतिकता के जनवादी आधार बेस ऑफ बल्कि मास बेसिस ऑफ मोरालिटी की पुष्टि की है। आचार्य ने लिखा है कि समकालीन समाज में कामगार वर्ग वर्किंग क्लास और उसके असहायक किसान पीजेंट्स और बुद्धिजीवी वर्ग इंटेलिजेंसिया का बहुमत है। अतः उनका नैतिक बोध सामाजिक नैतिकता को उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सर्वसाधारण किसी एक साथ श्रेणी में नहीं आते कि वे केवल औद्योगिक कामगार और इंडस्ट्रियल वर्कर्स में की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसा कि मार्क्सवाद की अवधारणा है। इनमें औद्योगिक मजदूर, बगान मजदूर, प्लांटेशन वर्कर्स, किसानों, पीजेंट्स और खेती मजदूर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग भी सम्मिलित है। यदि उन्हें अपने पृथक हितों के अनुसार पृथक संगठन बनाने दे तो उनकी शक्ति बिखर जाएगी और इन्हें विशेष सफलता नहीं मिलेगी। ये सब आपको वर्ग समाजवाद और पूंजीवाद का आतंक से प्रेरित है। अतः इन्हें एकजुट करके समाजवादी आंदोलन को सुदृढ़ करना जरूरी है। देखिए इस आंदोलन का वर्ग देखिए आप इस आंदोलन का वर्ग चरित्र क्लास कैरेक्टर एक साथ नहीं होगा, परंतु उसका लक्ष्य एक ही होगा, समाजवाद और पूंजीवाद को धराशायी करके उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सामाजिक स्वामित्व सोशल ओनरशिप स्थापित करना। समस्त वंचित वर्गों की इस मिले जुले आंदोलन को ही आचार्य ने नवजीवन आंदोलन की संज्ञा दी है। देखिए नवजीवन आंदोलन के अंतर्गत कामगार, किसान और बुद्धिजीवी वर्गों को कंधा से कंधा मिलाकर और हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ना होगा। और देखिए और समाजवादी एवं पूंजीवादी शक्तियों से लोहा लेना होगा। कामगार औद्योगिक तथा अर्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आम हड़ताल जनरल स्ट्राइक के माध्यम से अपना आंदोलन चलाएंगे। जैसे कि प्रसिद्ध समाजवादी विचारक जॉर्ज सोरेल ने शिक्षा दी थी। किसान कृषि सुधारों एग्रेरियन रिफॉर्म्स की मांग उठाने और पूरी कराने के उद्देश्य से किसान सभा आयोजित करेंगे। परंतु नरेंद्र देव ने कृषकवाद पीजेंटिज्म की कड़ी भर्त्सना की, क्योंकि वह मजदूरों और किसानों के हितों में दरार पैदा करके शहर और गांव के बीच एक अस्वस्थ संघर्ष को बढ़ावा देता है। समस्त वंचित वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और उन्हें एकजुट करके अपने समान लक्ष्य की पूर्ति की और प्रयत्न करने के आचार्य ने लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ पे आपको जॉर्ज सोरेल का जीवन 1847 से लेकर 1922 ईस्वी तक रहा। अब निष्कर्ष आचार्य नरेंद्र के अनुसार आपको समाजवाद का विचार भारतीय संस्कृति का अजनबी नहीं है, बल्कि हमारी नैतिक परंपरा के अनुरूप भारत में मनुष्यों की आध्यात्मिकता समानता स्पिरिचुअल इक्वलिटी स्वीकार की गई, परंतु उसे यथार्थ रूप देने के लिए भौतिकवाद का सहारा लेना जरूरी है। वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म
देखिए, वैज्ञानिक समाज व साइंटिफिक सोशलिज्म ही मनुष्यों के नैतिक समानता के आदर्श को साकार कर सकता है। जैसे विज्ञान साइंस के नियमों की सहायता से भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही वैज्ञानिक समाजवाद की सहायता से भिन्न भिन्न देश अपने अपने समाजवादी आंदोलन की उपयुक्त रणनीति स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत राजहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी की संकल्पना उसमें निहित मान्यताओं का तर्क संगत निष्कर्ष लॉजिकल कंक्लूजन प्रस्तुत करती है। उसका प्रयोग एक प्रतिरूप मॉडल की तरह करना चाहिए। प्रत्येक देश को अपने समाजवादी आंदोलन के लक्ष्य अपने प्रत्येक देश को अपने समाजवादी आंदोलन के लक्ष्य अपनी अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करने चाहिए। अब नरेंद्र देव ने आपको सर्वसाधारण को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन नेशनलिस्ट मूवमेंट की ओर प्रेरित करने के लिए आर्थिक विचारधारा इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की आवश्यकता पर बल दिया। इसके उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसमें अनेक परिवर्तन कर दिए। मार्क्सवाद के अनुसार आपको समाजवादी क्रांति का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल होना चाहिए। इसमें राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र देव ने समाजवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी संघर्षों की एकरूपता पर बल देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी आंदोलन का समवर्ती बना दिया। इस तरह राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच संपर्क सेतु का निर्माण किया। फिर समाजवाद को स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त सिद्ध करते हुए नरेंद्र देव ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन तब तक सच्चा आंदोलन नहीं हो सकता जब तक उसके साथ समाजवादी आयाम ना जुड़ा हो। देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार समाजवादी क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध मुख्यतः औद्योगिक कामगार वर्ग की क्रांति है। नरेंद्र देव ने क्रांतिकारी वर्ग में सभी तरह के कामगारों, किसानों और बुद्धिजीवियों को समित कर उसके मिश्रित चरित्र को उजागर किया ताकि उनकी शक्ति को एकजुट किया जा सके। फिर उन्होंने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को अपना कर भी मार्क्सवाद के मानववादी पक्ष ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट को प्रमुखता दी, जो आज के युग में नव मार्क्सवाद न्यू मार्क्सिज्म के रूप में और भी सुपरिचित बन चुका है। आचार्य नरेंद्र देव ने भारतीय समाजवाद को एक विलक्षण विचारधारा के रूप में नई पहचान दी, जो प्रवर्ती समाजवादियों के प्रेरणा का स्रोत बनी। अब के नव मार्क्सवाद न्यू मार्क्सिज्म देखिए क्या होता है। नव मार्क्सवाद उन सिद्धांतों का समुच्चय जिन्हें मार्क्सिज्म की बुनियादी मान्यताओं के आधार पर समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत समकालीन समाज के विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर प्रभुत्व और पराधीनता, डोमिनेंस एंड डिपेंडेंस के गुण तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। मानव मुक्ति ह्यूमन इमेंसिपेशन के उपायों पर विचार किया जाता है। देखिए, नव मार्क्सवाद को नायकों में आपको थियोडोर एडोनो, मैक्स हार्काइमर, लुई अल्थुजर, एरिक फ्रॉम और जिया-पॉल सार्त्र, हर्बर्ट मार्क्यूज और यूगेन हैबरमास के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब क्या आपको थियोडोर एडोनो का जीवन काल 1930-1969 रहा और 1930-1969 आपको थियोडोर एडोनो के जीवन काल, मैक्स हार्काइमर के जीवन काल 1895 से 1973 रहा। आपके लुई अल्थुजर का जीवन काल 1918 से 1990 रहा और एरिक फ्रॉम का जीवन काल 1900 से 1980 तक रहा। और जिया-पॉल सार्त्र का जीवन काल 1905 से 1980 रहा। हर्बर्ट मार्क्यूज के जीवन काल आपको 1598 से 1979 रहा और हर्बर्ट मार्क्यूज के जीवन काल आपको 1898 से 1979 रहा और यूगेन हैबरमास का जीवन काल 1929 रहा। अब हम देखिए जयप्रकाश नारायण की बात की। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का 1902 से लेकर 1979 तक रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के राजनीति विचारक थे, जिन्हें भारतीय समाजवाद इंडियन सोशलिज्म का अग्रणी प्रवक्ता माना जाता था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी असहयोगकर्ता के रूप में आरंभ किया और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छात्र के नाते वे पूर्वी यूरोप के मनुष्यों के संपर्क में आए और मार्क्सिस्ट बन गए, परंतु सोवियत संघ में परिचित मार्क्सवाद या साम्यवाद कम्युनिज्म को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। देखिए, बल्कि उसके सत्तावादी और ऑथोरिटेरियन और सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन स्वरूप उन्होंने बार बार प्रहार किया। तिब्बत के प्रश्न पर उन्होंने चीनी साम्यवादियों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार की तीखी आलोचना की। वस्तुतः जयप्रकाश जी समाजवाद के मानवीय, ह्यूमन और लोकतंत्र डेमोक्रेटिक संस्करण के समर्थक जो उन्हें भारतीय संस्कृति और संस्कार का अनुरूप प्रतीत हुआ। गांधी जी की मृत्यु बाद जयप्रकाश जी ने धीरे धीरे व्यावहारिक राजनीति से अलग होकर अपना जीवन आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े गांधीवादी आदर्श का प्रचार और सर्वोदय आंदोलन को समर्पित कर दिया। आचार्य नरेंद्र देव की तरह जयप्रकाश जी ने समाजवाद से जुड़ी मूल्य परंपरा को भारतीय संस्कृति में तलाश करने का प्रयत्न किया। उन्होंने तर्क दिया कि लोक संग्रह का भारतीय आदर्श समाजवाद की मूल चेतना के अनुरूप है, अतः भारत में समाजवाद की स्थापना होने पर भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों की पुष्टि होगी। अब हम लोक संग्रह क्या होता है। लोक संग्रह हिंदू नीति शास्त्र के प्रमुख आदर्श। इसका अर्थ है संस्थागत संरक्षण एवं कल्याण। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार लोक संग्रह ईश्वर का दिव्य कृति है। प्रत्येक लौकिक सत्ता, टेम्पोरल अथॉरिटी और कर्तव्यपरायण मनुष्य को अपने कार्यकलाप में इस आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। देखिए समाजवाद का सार तत्व देखिए, समाजवाद का एसेंस ऑफ सोशलिज्म देखिए, समाजवादी विचार के नाते जयप्रकाश जी ने राजनीतिक आर्थिक आधार पर विशेष ध्यान दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति टुवार्ड्स स्ट्रगल संघर्ष की 1946 के अनुसार समाजवाद सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का विस्तृत सिद्धांत। इसका परिणाम स्रोत है, इसका परिणाम स्रोत आपको समानता इक्विटी की धारणा है, परंतु इस धारणा की युक्ति संगत विश्लेषण जरूरी है। अपनी अपनी प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से सब मनुष्य समान नहीं हो सकते। अतः मनुष्यों की प्राकृतिक समानता नेचुरल इक्विटी का दावा निरर्थक और निराधार है, परंतु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मनुष्यों के बीच जो घोर विषमता पाई जाती है वह उनकी प्राकृतिक असमानता का परिणाम नहीं है, बल्कि उत्पादन के साधनों बल्कि वह उत्पादन के साधनों के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर विषमतापूर्ण नियंत्रण, डिस्पोर्शनेट कंट्रोल को उपज जैसा मनुष्यों को आत्मविकास सेल्फ डेवलपमेंट के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए इस विषमता का निराकरण जरूरी है। इसके सामाजिक आर्थिक समानता की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। जयप्रकाश जी के अनुसार जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उससे सांस्कृतिक सृजनता, कल्चर क्रिएटिविटी का आशा करना व्यर्थ है। इस समस्या का समाधान है समाजवाद जो विस्तृत नियोजन कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की मांग करता है। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण सोशलाइजेशन इसकी पहली शर्त है। तो भारत में समाजवाद की नीति को कार्यान्वित करने के जयप्रकाश जी ने बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन लार्ज स्केल प्रोडक्शन को सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण कलेक्टिव ओनरशिप एंड कंट्रोल में रखने का सुझाव दिया। विशेष रूप से उन्होंने भारी परिवहन, जहाजरानी, खनन और भारी उद्योग राष्ट्रीयकरण और नेशनलाइजेशन की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि विशाल जनसमुदाय का आर्थिक शोषण एक्सप्लॉयटेशन अंत तभी हो सकेगा जब वे स्वयं अपनी आर्थिक और राजनीतिक नेता बन जाएंगे। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किसे कहते हैं? राष्ट्रीयकरण किसी राष्ट्र नेशन की ऐसी कार्रवाई जिसमें किसी उद्यम से जुड़े उत्पादन, वितरण या विनिमय के साधन निजी और स्वामित्व और नियंत्रण प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल से हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण पब्लिक ओनरशिप एंड कंट्रोल के अंतर्गत लाए जाते हैं, ताकि उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां किसी के निजी लाभ, प्राइवेट प्रॉफिट का स्रोत न रह जाए, बल्कि वे जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट की सिद्धि या जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन जाए। अब के भारतीय संदर्भ जयप्रकाश जी ने समाजवाद के औचित्य का एक नया आधार ढूंढ निकाला। उन्होंने संकेत दिया कि भारतीय संस्कृति में जिन मूल्यों वैल्यूज को चिरकाल से संजो कर रखा गया वे समाजवाद की मान्यताओं के अनुरूप है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को धन बटोरने और केवल स्वार्थ पूरा करने से रोकती है। वह उससे लोभ और लालसा से दूर रहने की प्रेरणा भी देती है। इसमें तुच्छ भौतिक संतुष्टि गुणगान कभी नहीं किया जाता। इसमें मिलजुल कर रहने, कंधे से कंधे मिलाकर काम करने और मिल बांट कर खाने की परंपरा को बहुत सराहा गया है, जो कि समाजवाद का मूल मंत्र है। अतः यह कहना सही नहीं है कि भारत में समाजवाद का विचार पश्चिम से आयात किया गया है। यह सच है कि समाजवाद की व्यवस्थित आर्थिक सिद्धांत पश्चिमी चिंतन के अंतर्गत सूत्रबद्ध किए गए हैं, परंतु उनका मूल स्वर भारतीय संस्कृति में विद्वान है। अब यहाँ पर सर्वोदय दलविहीन लोकतंत्र और संपूर्ण क्रांति देखिए, सर्वोदय पार्टी लेस डेमोक्रेसी एंड टोटल रिवॉल्यूशन देखिए। जयप्रकाश जी समाजवाद के विचार को महात्मा गांधी सर्वोदय के आदर्श के साथ जुड़कर एक नई दिशा में विकसित किया। सर्वोदय में सर्वप्रसुदय का आदर्श, सबका उदय अर्थात समाज के समस्त वर्गों का समान रूप से कल्याण। हालांकि इसमें निर्भर वर्गों विकल सेक्शन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु इसमें वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के मार्क्सवादी विचार के लिए कोई स्थान नहीं। इसके विपरीत इसमें वर्ग सहयोग, क्लास कोऑपरेशन पर बल दिया जाता है। एक विशिष्ट संदर्भ में सर्वोदय का अध्यय आपको शक्ति पर आधारित राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ पावर की जगह सहयोग पर आधारित राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इसे उन्होंने आपको राजशक्ति पर लोकशक्ति के वर्चस्व और राजनीति की जगह लोकनीति की स्थापना का मार्ग है। सर्वोदय के समर्थक देखिए यहाँ पर क्या कि सर्वोदय के समर्थक राजतंत्र को बल प्रयोग आपको कोल्सन COERCN कोल्सन आतंक, टेरर और हिंसा, वायोलेंस का अस्त्र मानते हुए उसकी भूमिका को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहते हैं और उसकी जगह स्वराज व्यक्ति के आत्मानुशासन सेल्फ रूल को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो उसे अपने सहचरों के साथ सहज स्वाभाविक सहयोग की प्रेरणा देगा। देखिए आप इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए जयप्रकाश जी ने इस विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए जयप्रकाश जी ने ग्राम पुनर्गठन, विलेज रीऑर्गेनाइजेशन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि एशिया के कृषि प्रधान देशों में मूल आर्थिक समस्या कृषि व्यवस्था पुनर्निर्माण एग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन की है। इसके समाधान के प्रत्येक गाँव को स्वशासित, सेल्फ गवर्निंग और आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट इकाई बना देना होगा। भूमि कानून, लैंड लॉज को इस
तरह बदलना होगा कि भूमि कास्का की अपनी हो जाए, ताकि कोई उसका आर्थिक शोषण ना कर सके। जयप्रकाश जी ने सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग का समर्थन किया, ताकि कृषि व्यवस्था को निहित स्वार्थ हो वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रभुत्व से मुक्त करा दिया जाए। देखिए छोटी-छोटी जो तो लैंड होल्डिंग्स को मिलाकर सामूहिक सहकारी कृषि क्षेत्र फार्म्स बना दिए जाए। किसानों के कर्ज माफ करके राज्य सहकारी ऋण एवं विपणन प्रणाली, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम के साथ सहकारी गौण उद्योग सब्सिडी इंडस्ट्रीज स्थापित की जाए, ताकि कृषि उद्योग में संतुलन स्थापित किया जा सके। देखिए सर्वोदय, देखिए यहाँ पे क्या सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश जी ने दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया। इस योजना के अनुसार प्रस्तुत आंदोलन की आरंभिक अवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों को सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे अपने अपने विचारधारात्मक मतभेदों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भुलाकर इस कार्य में सहयोग दें। आगे चलकर वे भिन्न दलों के रूप में अपनी पहचान मिटा देंगे और एक सर्वसम्मत कार्यक्रम स्वीकार कर लेंगे, जिसे वे मिलजुल कर पूरा करेंगे। देखिए हम मिलजुल कर पूरा करेंगे। देखिए सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और समाज क्षेत्र की परिभाषा देने के साथ जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने संकेत दिया कि सोवियत संघ में समाजवाद सत्तारूढ़ गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष में बदल गया है। देखिए आप इस विकृत और भ्रष्ट समाजवाद ने वहाँ राजनीतिक शक्ति के भारी जमाव, हैवी कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर के साथ साथ आर्थिक शक्ति को भी एक ही जगह केंद्रित कर दिया है। समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद, टोटेलिटेरियनिज्म किया यह घिनौना रूप हमें यह चेतावनी देता है कि हम लोकतंत्र समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सार्थक करने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानांतरण, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर सर्वथा आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना यह व्यक्त करती है कि केवल शासन व्यवस्था को बदल देने या सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित कर देने से समाज का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण समाज व्यवस्था को बदलना होगा, आर्थिक विषमता और सामाजिक भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा। इस परिवर्तन को गति देने के लिए जयप्रकाश जी ने युवा शक्ति का आह्वान किया, जिसे जनशक्ति को अपने साथ लेकर राजशक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। देखिए यहाँ पर सर्वाधिकारवाद की बात करते हैं। सर्वाधिकारवाद जिसको बोलते हैं टोटेलिटेरियनिज्म बोलते हैं। सर्वाधिकारवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें देखिए राज्य अपने नागरिकों के जीवन के समस्त पक्षों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसमें साधारणतः सामाजिक जीवन के किसी लक्ष्य को अनिवार्य मानकर समाज के सारे संसाधन उस लक्ष्य की सिद्धि में लगा दिए जाते हैं। किसी को उसका विरोध करने या तो कोई दूसरा लक्ष्य सुझाने का अधिकार नहीं होता। देखिए समाजवाद को मानवता को उद्धार का साधन बनाने के जयप्रकाश जी ने विश्व समुदाय वर्ल्ड कम्युनिटी के संगठन को सुझाव दिया, क्योंकि यह व्यवस्था विशेषतः एशिया और अफ्रीका के उत्पीड़ित वर्ग को ऑपरेसिव सेक्शन को संगठित सैन्यवाद, ऑर्गेनाइज मिलिटेरिज्म और सर्वाधिकारवाद के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त करके न्याय दिला सकती है और परस्पर विरोधी शक्ति गुटों पावर ब्लॉक्स में बटे हुए विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित कर सकती है। अब देखिए मार्क्सवादी समाजवाद और देखिए जयप्रकाश नारायण के समाजवाद में अंतर देखिए। विवेच विषय है, फिर आपको मार्क्सवादी समाजवाद, फिर आपको जयप्रकाश नारायण का समाजवाद। देखिए यहाँ पर लक्ष्य में देखिए विवेच विषय आपको लक्ष्य है, जिसमें आपको मार्क्सवादी समाजवाद क्या है कि भौतिक आवश्यकता मटेरियल नीड्स की पूर्ति है, और जयप्रकाश में क्या है कि भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकता मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स की पूर्ति है। अब वर्ग क्लास की स्थिति में आपको क्या क्लास स्थिति में क्या निर्धन, और देखिए यहाँ पर क्या मार्क्सवादी में क्या है कि निर्धन और धनवान वर्गों का संघर्ष तब तक अनिवार्य है जब तक अंतिम क्रांति रिवॉल्यूशन नहीं हो जाती है। और जयप्रकाश में क्या है, इसमें क्या है सर्वोदय की नीति अपना कर वर्ग संघर्ष को संयत कर सकते हैं। और क्रांतिक प्रक्रिया प्रोसीड्यूर में क्या आपको मार्क्सवादी में क्या है, क्रांतिक शुरुआत आधार बेस अर्थात आर्थिक उत्पीड़न प्रणाली से करनी होगी। अधिक अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर में उपयुक्त परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। फिर जयप्रकाश में क्या है कि जयप्रकाश क्रांतिक दायरे में आधार और अधिरचना अर्थात समाज की कानूनी, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक रचना दोनों को लाना होगा। अब के समाज उपयुक्त संगठन में आपको मार्क्सवादी क्या है कि सामवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व होगा, और जयप्रकाश में क्या है कि दलविहीन लोकतंत्र आपको होगा। इसमें निष्कर्ष आप देखिए, निष्कर्ष आपको ये होगा कि जयप्रकाश नारायण भारत के साम्यवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने समाजवादी विचारधारा का प्रयोग एक और जनसाधारण को समाजवादी आधिपत्य, इम्पीरियलिस्ट डोमिनेशन स्वाधीनता दिलाने के लिए, और दूसरी ओर उन्हें सामंतवादी शोषण फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति दिलाने के लिए किया। अतः उन्होंने समाजवाद के अस्त्र को भारत के स्वाधीनता संग्राम और सामाजिक क्रांति इन दोनों मोर्चों पर प्रयोग के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया, परंतु इन प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस स्वच्छ और त्यागमय राजनीतिक आवश्यकता है, वर्तमान अवस्था उसकी आशा करना सचमुच कठिन है।
देखिए यहाँ पर देखिए राम मनोहर लोहिया की बात यहाँ पर की गई। राम मनोहर लोहिया की बात देखिए, राम मनोहर लोहिया आपको देखिए, राम मनोहर लोहिया आज का जीवन का 1910 से 1968 ईस्वी तक रहा। देखिए राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के ऐसे प्रतिभाशाली राजनीति विचारक थे जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाजवाद की एक नई व्याख्या और नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब इतिहास चक्र की देखिए, हम देखिए इतिहास चक्र की संकल्पना आपको देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ हिस्ट्री देखिए आप, डॉक्टर लोहिया ने अपनी महत्वपूर्ण कृति व्हील ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास चक्र 1955 में के अंतर्गत चेतना कंसाइसेंस की भूमिका को मान्यता देते हुए द्वंद्वात्मक पद्धति डायलेक्टिकल मेथड को एक नई दिशा में विकसित किया, जो हेगेल और मार्क्स के दोनों की व्याख्याओं से भिन्न था। हेगेल के जीवन का 1770 से 1831 ईस्वी तक रहा और मार्क्स के जीवन का 18 से 1883 ईस्वी तक रहा। अब डॉक्टर लोहिया के अनुसार जाति, कास्ट और वर्क क्लास, ऐतिहासिक गतिविज्ञान हिस्टोरिकल डायनामिक्स की दो मुख्य शक्तियाँ हैं। इन दोनों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है और इनके टकराव से इतिहास आगे बढ़ता जाती है। जाति रूढ़िगत शक्ति है, जाति रूढ़िवादी शक्ति कंजर्वेटिव फोर्स का प्रतीक है, जो जड़ता को बढ़ावा देती है और समाज को बंधी बनाई लीक पर चढ़ने की व्यवस्था करती है। दूसरी और वर्ग गत्यात्मक शक्ति डायनामिक फोर्स का प्रतीक है, जो सामाजिक गतिशीलन सोशल मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देती है। जाति एक सूखा या सुदृढ़ ढांचा क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, वर्ग एक स्थिति या ढीला ढाला संगठन लूज ऑर्गेनाइजेशन। आज तक का सारा मानव इतिहास जातियों और वर्गों के निर्माण और विलय की कहानी है। जातियाँ शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती है और वर्ग सुगठित होकर जातियों के रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर आगे कहा गया देखिए, डॉक्टर लोहिया के अनुसार भारत के इतिहास में दास्ता एक लंबा दौर जाति प्रथा का सिस्टम का परिणाम था, क्योंकि वह भारतीय जनजीवन को सदियों तक भीतर से कमजोर करती रही। इसी जाति प्रथा के विरुद्ध अनंतक संघर्ष करने वालों को सच्चा क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी माना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत और समाज सुधारक सच्चे क्रांतिकारी थे। फिर आपको देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसको हम लोग डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति इस मान्यता का संकेत देती है कि सृष्टि में कोई भी परिवर्तन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष का परिणाम होता है। मतलब कोई तत्व पूर्णतः सत्य परफेक्टली ट्रू नहीं होता, इसलिए उसका विरोधी तत्व अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। इन दोनों के टकराव से उनके असत अंश नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस तरह जो अन्य तत्व अस्तित्व में आता है वह सत्य के निकट तो होता है, परंतु पूर्णतः सत्य नहीं होता। अतः उसके विरोधी तत्व से टकराने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया अपने आप को तब तक दोहराती रहती है जब तक पूर्ण सत्य अस्तित्व में नहीं आ जाता। देखिए शुरू में जर्मन दार्शनिक हेगेल ने चेतना कंसाइसेंस के विकास का विवरण देने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। बाद में मार्क्स और एंगेल्स ने भौतिक जगत से जुड़ी प्रोग्रेस का विवरण देने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अब GWF हेगेल का जीवन का 1770 से लेकर 1831 ईस्वी तक रहा और मार्क्स का जीवन का 1818 से 1833 ईस्वी तक रहा और एंगेल्स का जीवन का आपको जो आएगा 1820 से 1850 ईस्वी तक रहा। अब देखिए समाजवाद का एशियाई संदर्भ जो रहा उसको देखिए, सोशलिज्म इन द एशियन कंट्रीज। देखिए आपको डॉक्टर लोहिया ने एशिया के समाजवादियों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियाँ इस महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित करनी चाहिए। यहाँ की सभ्यता सदियों पुरानी निरंकुश तंत्र डेस्पोटिज्म और सामंतवाद फ्यूडलिज्म में से उभर कर सामने आई है। एशिया की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है, जो संकीर्ण मनोवृत्ति और संप्रदायवाद कम्युनलिज्म को जन्म देती है। लोकतंत्र राजनीति की किसी स्थिर परंपरा का अभाव में बहुधा आतंक, टेरर और हत्याएं एसेसिनेशन राजनीति का हिस्सा बन जाती है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार आधुनिक युग में अधिकार तंत्र, ब्यूरोक्रेसी और तकनीसन तंत्र, टेक्नोक्रेसी के विकास एक नया वर्ग अस्तित्व में आया गया है, जिससे यहाँ की राजनीति और भी उलझ गई है। इसका परिणाम ऐसे नेतृत्व लीडरशिप का उदय जो कोरा सदा आडंबर रचा कर जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी पर टिका रहता है। एशिया के समाजवादियों को इन सब बुराइयों से जूझना होगा। उन्हें अपने लिए ऐसा मौलिक एवं विस्तृत समाज दर्शन विकसित करना होगा जो एशियाई समाज और राजनीति विशेष परिस्थितियों से जुड़ी व्याधियों का प्रतिकार कर सके। अब यहाँ देखिए राज का संगठन देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। डॉक्टर लोहिया अपनी चर्चित कृति एस्पेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिसी समाजवादी नीति के विविध पक्ष है 1952 के अंतर्गत दिया कि समाजवाद की संरचना में 4 परतें लेयर्स पाई जाती है, विलेज, जनपद, डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, प्रोविंस और राष्ट्र नेशन। यदि राज्य का संगठन इन 4 परतों वाली संरचना का अनुरूप किया जाए तो वह समुदाय का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा। अतः राज्य में 4
स्तंभ पिलर्स का भी निर्माण करना होगा। इस वर्ष डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज फोर पिलर स्टेट की संज्ञा दी है। जैसे चार खंभे अपने अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए रखते हुए एक छत को संभालते हैं, उसे वैसे यह व्यवस्था केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की परस्पर विरोधी अवधारणाओं में सामंजस्य स्थापित करेगी। इस तरह प्रशासन चार स्वायत्त अंग स्थापित किए जाएंगे: गाँव, जनपद, प्रांत और केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कृत्यात्मक संघवाद, फंक्शनल फेडरलिज्म के अंतर्गत आपस में जुड़े होंगे। परिचित व्यवस्था में से जिलाधीश का पद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी के समाप्त कर देना होगा, क्योंकि वह प्रशासनिक शक्ति के जमा कंसंट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का प्रतीक है। पुलिस और कल्याणकारी कार्य गाँव और नगर की पंचायतों को संभालने होंगे। पुलिस और कल्याणकारी कार्य गाँव और नगर की पंचायतों को संभालने होंगे। ग्राम प्रशासन छोटी छोटी मशीनों पर आधारित कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, जो सहकारी संस्थाओं कोऑपरेटिव के रूप में संगठित होगी। इससे आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और बढ़ती बेरोजगारी, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकेगा। डॉक्टर लोहिया ने इस प्रस्तावित व्यवस्था को विश्व स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया है, जो विश्व संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट और विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में अपने तर्कसंगत परिणाम पर पहुंचेगी। आज लोकतंत्र का मार्ग देखिए, रोड टू डेमोक्रेसी देखिए यहाँ पर रोड टू डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मार्ग देखिए। डॉक्टर लोहिया की मुख्य अभिरुचि समाजवाद की स्थापना में थी। उनके समाजवाद का ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम को बढ़ावा देना था। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज के महत्व पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। इन सब संदर्भों में उन्होंने लोकतंत्र की समस्या पर विचार किया। अतः उन्होंने कई जगह लोकतंत्र के बारे में भी सुलझे हुए विचार प्रकट किए। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र की स्थापना लोकतंत्र की सार्थकता के लिए जनसाधारण को केवल मताधिकार, राइट टू वोट प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ नागरिक स्वतंत्रताओं को विस्तृत व्यवस्था भी आवश्यक होगी, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की आत्मा है। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि नागरिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई, उसको देखिए यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के अंतर्गत, नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टीज क्या देखिए, नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों के भी अधिकार जो उन्हें सरकार की निरंकुश कार्रवाई, आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जिनके बल पर नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी गतिविधियों से मुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। इनमें विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, साझा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कानून के समक्ष स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और उचित रीति से मुकदमा चलाए जाने का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर लोहिया ने अनुभव किया कि पश्चिमी जगत में लोकतंत्र जिस रूप में परिचित था, वह भारत के लोगों की समस्या को सुलझाने और यहाँ सच्चा समाजवाद स्थापित करने के उपयुक्त नहीं था। सच्चा लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन की मांग करता है, और इसके विस्तृत विकेंद्रीकरण जरूरी होगा। डॉक्टर लोहिया ने चेतावनी दी कि किसी देश में केवल संसद, पार्लियामेंट की स्थापना करने से लोकतंत्र सार्थक नहीं हो जाता। इसे एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ के रूप में अपनाना जरूरी होगा। भारत जैसे देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब इसमें नागरिक सक्रिय भूमिका निभा सके, और जहाँ कहीं भी उन्हें अन्याय दिखाई दे उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। डॉक्टर लोहिया की इस कथन में स्वराज के बारे में महात्मा गांधी संकल्पना की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस योजना को कार्यान्वित करने के डॉक्टर लोहिया ने संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया जो चौखंबा राज की परिकल्पना का अनुरूप होगी। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, विश्व मानस की झलकियाँ 1965 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि जब राज्य का ढांचा गांव, विलेज, जनपद, डिस्ट्रिक्ट, प्रांत, प्रोविंस और केंद्र, सेंट्रल, इन चार स्तंभों पर खड़ा किया जाएगा, और इन सब में समानता स्थापित कर दी जाएगी, तभी लोकतंत्र जनसाधारण के लक्ष्य को उष्मा प्रदान कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर लोहिया को विश्वास था कि उनकी यह योजना समाजवाद और लोकतंत्र दोनों को सार्थक करेगी। अतः उन्होंने लिखा कि उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण, सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल इस ढंग से स्थापित होना चाहिए जो पूरी तरह विकेंद्रीकृत होगा, और उसमें मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स पर तनिक भी आंच नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यही अधिकार तो समानता का आधारशिला समानता और लोकतंत्र का मूल मंत्र है। पश्चिम का उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, और पूर्व का साम्यवाद, कम्युनिज्म, दोनों ही इस उद्देश्य की सिद्धि में विफल है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें समानता और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत अपनाकर नागरिकों को शासन में अधिकतम सहभागिता, पार्टिसिपेशन का अवसर देना चाहिए, तभी यहाँ सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। डॉक्टर लोहिया के अनुसार संघवाद, फेडरलिज्म की परिचित व्यवस्था, केंद्र राज्य और स्थानीय शासन में राज शक्ति का जैसा वितरण करती है, वह विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की संकल्पना को साकार नहीं करती। वह केवल शासन सुविधा प्रदान करती है, परंतु शासन नागरिकों की यथेष्ट सहभागिता को बढ़ावा नहीं देती। अब हम देखिए
समझिए कि आपको मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि मानव अधिकार मनुष्य का ऐसे अधिकार है जिसका देह मानव गरिमा ह्यूमन डिग्निटी का रक्षा करना ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अमान्य बर्ताव ह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना न करना पड़े। ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह एक मनुष्य है, इस आधार पर नहीं कि वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है, वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है। देखिए अब मानव अधिकार देखिए मानव अधिकार मनुष्य के ऐसे अधिकार है जिनका ध्येय मानव गरिमा ह्यूमन डिग्निटी का रक्षा करना ताकि किसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की अमान्य बर्ताव इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना न कर पाए। ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह एक मनुष्य है, इस आधार पर ना कि वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है। चलो लेकर आओ। देखिए अब इस आधार पर नहीं कि वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि या किसी विशेष समुदाय का सदस्य है, इस आधार पर नहीं कि वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है या किसी विशेष समुदाय का सदस्य है। जहाँ किसी व्यक्ति के नागरिक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं वहाँ भी वह मानव अधिकारों की छत्र छाया से कुछ सहायता पाने की आशा कर सकता है। अब देखिए संघवाद फेडरलिज्म की बात देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन शक्तियाँ विधायी कार्यकाल और न्यायिक शक्तियाँ लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर देश के संविधान में निर्धारित योजना के अनुरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बंटी रहती है। लेकिन डॉक्टर लोहिया यह मानते हैं कि राजनीति में नागरिकों की सहभागिता के प्रस्ताव को आज के युग में कार्यान्वित करना अत्यंत कठिन है। प्राचीन काल में इस तरह का लोकतंत्र आवश्यक परिचय था, परंतु वह छोटे छोटे नगर राज्यों तक सीमित था। उनमें भी मुट्ठी भर नागरिक शासन कार्यों में भाग लेते थे। आधुनिक युग में ढेर सारे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए थे। राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस शक्ति के इन्हीं गिने केंद्रों तक सीमित रह गए थे। इनमें औसत नागरिकों की सक्रिय सहभागिता नगण्य है। फिर राजनीति जुड़े मामले भी अत्यंत जटिल हो गए थे। सरकार को बहुत सारे तकनीकी विषयों पर निर्णय करना होता था जो साधारण नागरिकों की समझ से बाहर है। ऐसी हालात में नागरिकों के पास अपने लिए उपयुक्त प्रतिनिधि चुनने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इस तरह देखिए यहाँ पर क्या इस तरह साधारण नागरिकों को शासन में सहभागिता का अवसर नहीं मिल पाता। परंतु डॉक्टर लोहिया को विश्वास है कि यदि सच्चे मन से विकेंद्रीकरण की नीति अपनाकर उनकी चौखंबा राज की योजना कार्यान्वित कर दी जाए तो इस कठिनाई को विजय प्राप्त की जा सकती है। अब के 7 प्रकार क्रांति देखिए, 7 टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन देखिए। सामाजिक न्याय की स्थापना डॉक्टर लोहिया ने जो विस्तृत योजना प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत 7 प्रकार की क्रांति की पहचान की गई। वस्तु लोहिया ने वर्तमान वस्तु स्थिति में युगांतकारी परिवर्तन लाने के समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रयोग क्षेत्र इतना बढ़ा दिया है कि वह इन 7 प्रकार क्रांतियों के रूप में व्यक्त हुआ। लोहिया का क्षेत्र केवल आर्थिक विषमताओं के निवारण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मानव समाज से जुड़े हर तरह के अन्याय पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 1962 में प्रकाशित अपने एक लेख के अंतर्गत इन 7 क्रांतियों का विस्तृत विवरण दिया है। अब के आर्थिक अन्याय अपराध आपको आर्थिक अन्याय, इकोनॉमिक इंजस्टिस के विरुद्ध क्रांति, दूसरा जातीय पता कास्ट सिस्टम विरुद्ध क्रांति, तीसरा स्त्रियों के प्रति भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी के विरुद्ध क्रांति, चौथा आपको समाज इंपीरियलिज्म के विरुद्ध क्रांति, इंपीरियलिज्म के विरुद्ध राष्ट्रवादी क्रांति, चौथा आपको पांचवा देखिए आपको क्या अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव, कलर डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध क्रांति, छठा आपको देखिए समष्टि कलेक्टिविटी का आतंक से व्यक्ति का अधिकार हो, इंडिविजुअल राइट की रक्षा से जुड़ी क्रांति, और सातवां आपको देखिए अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाने के लिए लोगों के सोचने के ढंग में क्रांति है। संक्षेप में डॉक्टर लोहिया ऐसी नई समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते जिसमें आर्थिक विषमता हो, जिसमें आर्थिक देखिए यहाँ पर छठा आपको समष्टि कलेक्टिविटी आतंक से व्यक्ति का अधिकार, इंडिविजुअल राइट की रक्षा से जुड़ी क्रांति, और सातवां को अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाने के लोगों के सोचने के ढंग में क्रांति। आप संक्षेप डॉक्टर लोहिया ऐसी नई समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें आर्थिक विषमताओं का अंत हो जाएगा, जहाँ आत्म विकास का अवसर व्यक्ति के जन्म से नहीं बंधे होंगे, जहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे, जहाँ समाजवाद के नए पुराने रूप
जहाँ समाजवाद के नए पुराने रूप, लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग की बाधा नहीं बनेंगे। जहाँ सौंदर्य के प्रतिमान किसी की त्वचा के रंग से निर्धारित नहीं होंगे, अर्थात जहाँ ईश्वर जाति को अश्वेत जाति स्वभावतः उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा। जहाँ व्यक्ति का अधिकार समष्टि कलेक्टिविटी में परिचित पूर्वाग्रह पर आश्रित नहीं होंगे, और अंत जहाँ तक बुद्धि, रीजन और नैतिक साथ मोरल करेज ही यथार्थ शक्ति के स्रोत माने जाएंगे। व्यापक विध्वंस के साथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसी राष्ट्र की शक्ति के सूचक नहीं माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, डॉक्टर लोहिया ने निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए, डॉक्टर लोहिया ने परिचित और आर्थिक प्रणाली को विश्लेषण करते हुए संकेत क्या है कि विश्व की 2/3 आबादी के पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और सामवादी कम्युनिस्ट दोनों प्रणालियाँ अनुपयुक्त है। इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और देखिए इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने उत्पादन होता है। जो देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया, इसको देखिए आपको कि इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन को जन्म देता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाती है। एशियाई देशों की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। देखिए इस तरह डॉक्टर लोहिया का आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण। देखिए यहाँ पर इस तरह डॉक्टर लोहिया ने आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन के गांधीवादी ढंग के संगठन और समर्थन किया है। साथ उन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और जीवन के अंतरंग क्षेत्र प्राइवेट स्पेयर की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। भारत में लोकतंत्र समाजवादी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को बढ़ावा देने में डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन का विशेष स्थान है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ से देखिए अध्याय 14 पूरी तरह से फिनिश होता है। अध्याय 14 पर अध्याय 15 देखिए आपको जाती अध्याय 15 जो आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए आपको देखिए यहाँ पर क्या अध्याय 15 आपको देखिए यहाँ पर अध्याय 15 जो आपको है वो आपको यहाँ पर है जाति प्रथा विरोधी विचारक। देखिए जाति प्रथा विरोधी विचारक आपको यहाँ पर है, उसको देखिए अध्याय 15 समान परिचय उसमें आपको है। देखिए देखिए हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम चिरकाल से चली आ रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाचार वर्णों या जाति में बटा रहा। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन और विविध संस्कार संपन्न कराना है। क्षत्रिय का कार्य आपको युद्ध करना और शासन चलाना है। वैश्य का कार्य उद्योग व्यापार करना और शूद्र का कार्य सब वर्णों की सेवा करना है। शुरू में मनुष्य की जाति उसके गुण, कैरेक्टर और कर्म, एक्शन और स्वभाव टेम्परामेंट पर आश्रित होती थी, जन्म बर्थ पर नहीं। धीरे धीरे इसका तर्कसंगत आधार लुप्त हो गया और व्यक्ति की जाति उनके जन्म से ही निर्धारित होने लगी। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति जन्म से अपनी जाति जुड़े हुए कर्मों के साथ बंध गया। समाज गतिशीलता सोशल मोबिलिटी समाप्त हो गई। समझ देखिए समाज गतिशीलता सोशल मोबिलिटी समझ क्या होता है। सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार एक सामाजिक स्तर या स्थिति से दूसरे सामाजिक स्तर या स्थिति को अग्रसर। उदाहरण के जब कोई अकुशल कामगार अनस्किल्ड वर्कर उपयुक्त प्रशिक्षण या अनुभव अर्जित करके कुशल कामगार स्किल्ड वर्कर का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो इस परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता की संज्ञा दी जाती है। देखिए इतना ही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक फिजिकल लेबर के द्वारा मानव समाज की सेवा करने वाली जातियों को निम्न श्रेणियों में रखा जाने लगा। जो जातियां सबसे कठोर परिश्रम करके समाज को स्वच्छता प्रदान करती थी, उन्हें अत्यंत निम्न श्रेणी में रखते हुए आसिफ से अछूत अनटचेबल माने जाने लगा। तथाकथित उच्च जातियों के लोग इनसे सेवा तो कराते थे, परंतु इनके साथ असामाजिक संबंध या मेल जो नहीं रखते थे। यहाँ तक कि यदि कोई अछूत उनके शरीर के किसी अंग या खाने पीने या सामान प्रयोग की वस्तु को छू लेता था तो या उस पर किसी अछूत की छाया भी पड़ जाती थी, तो उस अपवित्र या भ्रष्ट मान को उसकी शुद्धि का उपाय किया जाता था। इन्हें सार्वजनिक स्थानों और मंदिर तक में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन्हें सामुदायिक कुओं से पानी भरने, सामुदायिक घाट पर नहाने या सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करने की अनुमति भी नहीं होती थी। इस अमान्य प्रथा को अस्पृश्यता या शाश्वत अंतर्विजय कहा जाता है। लेकिन इस देखिए यहाँ पर इस अमान्य प्रथा रीति रिवाज, लोक विश्वास और धार्मिक मान्यताओं की छाप लगाकर कई शताब्दियों तक समाज के एक बड़े हिस्से को अपमानित जीवन जीने के लिए विवश किया जाता रहा। इन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों पर अफसोस वंचित रखा गया। इन्हें अपनी सेवा के बदले बहुत मामूली पारिश्रमिक दिया जाता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के कोई अवसर नहीं थे। किसी उच्च जाति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आते जाते लगातार शोषण एक्सप्लॉयटेशन का शिकार रही। कुछ समाज सुधारकों ने इनके उत्थान के आंदोलन का अवश्य है, परंतु
देखिए देखिए अब क्या कुछ समाज सेवकों ने इनके उत्थान के आंदोलन अवश्य चलाए, परंतु इनसे उनकी स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं हो पाया। देखिए आधुनिक युग में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, आधुनिक युग में आपको औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण, आपको अर्बनाइजेशन और शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन के परिणाम स्वरूप इन जातियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण उतनी कठोरता नहीं रही और स्वयं इन जातियों के भीतर से प्रभावशाली नेतृत्व का उदय हुआ। इस तरह इन जातियों ने इस तरह इन जातियों में जो प्रतिभाशाली विचारक उभर कर सामने आए, उन्होंने जातीय प्रथा से जुड़े सामाजिक अन्याय, सोशल इंजस्टिस के विरुद्ध बहुत सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए। इन विचारकों में आपको महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी नायकर या पेरियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर या पेरियार के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अब हम देखिए महात्मा फुले के बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।